नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। महत्वपूर्ण मुद्दे में आज सबसे जरूरी विषय है नेपाल में हुए राजनीतिक त्रासदी पर भारत में बयानवीरों के बयान पर विश्लेषण। मित्र, जैसा कि आपको पता है कि मैं उन्हीं विषयों पर विश्लेषण बताता, सुनाता या दिखाता हूं जिस पर और चैनलों पर होता नहीं है या होने नहीं दिया जाता है। मैं जो बात कहने जा रहा हूं, अगर आपने किसी चैनल पर देखा होगा तो बताइएगा कि मेरा कहना गलत हो रहा है। चर्चा करते हैं बयानवीरों के बयान पर नाम लग करके। अगर किसी को ऐतराज होगा तो हम उसका जवाब देंगे, क्योंकि उन्होंने ओपनली बोला है। नेपाल में क्या हुआ बताने की जरूरत नहीं, तो तब से आ रहा है। सबसे पहले बयान फेंका लालू प्रसाद के पुत्र, जिनको अभी भी आय से अधिक संपत्ति और जन्म से पहले आमदनी के केस में रावजेबनी कोर्ट में समय समय पर आना पड़ता है। उन्होंने कहा कि नेपाल से बहुत सारी बिहार की सीमा लगी हुई है, चुनाव आयोग सतर्क रहे। उसके बाद आज सिखों के एक सम्मेलन में गए थे हमारे मुलायम सिंह जी के बेटा अखिलेश यादव। इन्होंने भी नेपाल वाली घटना में भारत को होशियार रहने की ताकीद की है। तो चूंकि मेरा हिंदी में कार्यक्रम होता है और यूपी का रहने वाला हूं और बिहार में ननिहाल और ससुराल है, तो दो ही पर चर्चा करते हैं। बहुत कम बोलेंगे, लेकिन ज्यादा समझिएगा। थोड़ा बोलना, ज्यादा समझना। मित्रों, ये लोग जो बोल रहे हैं, इन लोगों को किसी तरह की ज्ञान है नहीं, क्योंकि ये लोग अपने पिता के कमाई पर राजनीति चमका रहे हैं या राजनीति में बने हुए हैं। खुद इन्होंने कुछ किया नहीं है, इसलिए इनको अपना अनुभव कुछ है नहीं। इनको ये पता ही नहीं है कि नेपाल में असल में हुआ क्या है। तो दो तीन बातें बता देता हूं। आपने वो आगजनी वगैरह देखा, वो तो है ही है। क्या हुआ है नेपाल में? भ्रष्टाचार के विरुद्ध नेपाल के युवाओं ने विद्रोह कर दिया, खूनी संघर्ष कर दिया, आगजनी तोड़फोड़। वैसा नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र में विरोध का अधिकार है, आगजनी तोड़फोड़ का नहीं। लेकिन वो दूसरा देश है, हो गया, अब उसमें हम क्या कर सकते हैं, बियॉन्ड द कंट्रोल है। तो वो लोग जब जिन लोगों को फुटबॉल की तरह से उछाल रहे थे, वो वित्त मंत्री थे, कोई विदेश मंत्री थे, जिनका घर फूंक रहे थे, वो कोई पूर्व प्रधानमंत्री भी थे, कोई वर्तमान के थे। मतलब पक्ष विपक्ष और निष्पक्ष तीनों दल के नेताओं को एक साथ निपटा रहे थे। मतलब भारत के लिहाज से भाजपा कांग्रेस नहीं देखा उन्होंने, भाजपा कांग्रेस सपा बसपा जो देखा सबको देखा। उसके बाद ऊंचे ओहदेदार सरकारी अधिकारियों को, मतलब जो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त थे, नेपाल को लूटने में काम कर रहे थे, वो सारे लोगों को एक लाइन से नुकसान पहुंचाने का काम नेपाल की युवाओं ने किया। अब भारत में आते हैं। भगवान करे कि मेरी बातें बिल्कुल ना हो, महादेव हमारी बात को झूठा करे। मुझे बड़ी खुशी होगी अगर मेरी बात झूठी साबित होगी। लेकिन अगर तेजस्वी के बात को मान लें, मुलायम सिंह के पुत्र अखिलेश के बात को मान लें कि भाई भारत में भी इस तरह के विद्रोह हो गई, तो दो तीन बातें अखिलेश यादव और तेजस्वी से मैं पूछ लेता हूं। फिर बिहार और उत्तर प्रदेश का युवा सबसे पहले तेजस्वी को यहां पूछेगा कि तेजस्वी प्रसाद, पढ़ाई के हिसाब से किसी भी नौकरी की पात्रता तुम में नहीं है। मतलब 8वीं पास। उन्होंने एक रजत शर्मा के कार्यक्रम में, नहीं, आई एम नॉट ओनली 8 पास, आई एम 9th फेल। मान लिया 9th फेल। आपकी बात सही। बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, जहां मेरा ननिहाल और ससुराल है, आप गलत नहीं बोल रहे हैं। यू आर नॉट 8 पास, यू आर 9th फेल। मान लिया। तो भारत के यूपीएससी या एसएससी, मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टाफ सर्विस कमीशन, जो दो ही चीज है जो परीक्षा ऑर्गेनाइज करती हैं, इन दोनों में 8वीं पास और 9th फेल के लिए कोई स्कोप नहीं, कोई नौकरी नहीं। एक नौकरी है चपरासी की, लेकिन उसमें भी एक शर्त है, साइकिल चलाने आना चाहिए। और आपका एक भाई साइकिल चलाते हुए चौराहे पर लुढ़क गया था, ये पूरे देश ने वीडियो देखा, और आपको साइकिल चलाते किसी ने नहीं देखा। तो पता नहीं कि आपको साइकिल चलाने का ज्ञान है कि नहीं है। मतलब चपरासी की भी पात्रता आप में नहीं है। तो फिर हेलीकॉप्टर में जन्मदिन कैसे मना रहे हो? दिल्ली में फार्म हाउस, घर, मकान, ये दिल्ली के सबसे महंगा कॉलोनी, फ्रेंड्स कॉलोनी में इतना बड़ा आलिशान कोठी कहां से है भाई? यह पूछेंगे सब ना।
पूछेंगे कि भाई आपके पूज्य पिताजी पढ़े लिखे थे, उसमें कहीं कोई दो नहीं था। लालू प्रसाद पढ़े थे, कॉलेज स्टूडेंट लीडर थे, उन्होंने LLB वगैरह की पढ़ाई की है, लेकिन प्रैक्टिस उन्होंने भी नहीं किया है। मतलब वो MP बने, MLA बने, मुख्यमंत्री बने, तो वो सब उनका तनख्वाह जोड़ा जाएगा और आपके पास आमदनी का स्रोत पूछा जाएगा, और अगर स्रोत से ज्यादा पता लगेगा तो उसको फूंक दिया जाएगा। अब मैं अपने मुंह से नहीं कहूंगा कि आपको कूट दिया जाएगा, जैसा नेपाल में हुआ। ईश्वर ना करे मेरे मुंह से ऐसा निकले, क्योंकि नेपाल में तो ये हुआ है। अगर आप नेपाल का उदाहरण दे रहे हैं तो अखिलेश यादव पर भी ये बात लागू होती है। अखिलेश यादव भी ऑस्ट्रेलिया से पर्यावरण इंजीनियरिंग का कुछ सर्टिफिकेट ले गए थे। अब फार्म भरे कि नहीं मुझे मालूम नहीं है, लेकिन नहीं भरे होंगे तो उनके पिताजी भाई मुख्यमंत्री हो गए थे, कहीं फार्म भरेंगे। अब अखिलेश यादव ने भी कहीं कोई नौकरी नहीं पकड़ी है। अखिलेश यादव का जब सरकारी घर खाली किया गया, एक संत ने जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का सीट को सुशोभित किया, तो भाई कहा कि एक बार मंत्री बन जाने, मुख्यमंत्री बन जाने के बाद ये विक्रमादित्य मार्ग की लंबी लंबी कोठियां लेकर के पड़े रहते हो, किस लिए भाई? ये तो काम के लिए मिलती है ना भाई, सरकारी काम निपटाना है तो घर चाहिए। अब तो आप ही निपट चुके हैं तो काहे लिए चाहिए? आपने 15 मिनट नहीं लगाया उसी विक्रमादित्य मार्ग पर शानदार कोठी बनाने में, कई 100 करोड़ रुपया लगा, उसको अभी तक अंदाज नहीं है। खैर वो तो आपने टाइल निकाल के लगाया था, क्योंकि लोगों को भ्रम होगा कि आपने टोटी खोला था, टाइल उखाड़ा था। हमें तो गया भरोसा है कि टाइल नहीं उखाड़ा था, अपने टाइल के नीचे जो कीमती था वो लिया था और वो घर उसी से बना है। लोग पूछेंगे कि भाई मुख्यमंत्री के 5 साल के कार्यकाल में कितना तनख्वाह मिला और ये सिर्फ विक्रमादित्य मार्ग की कोठी कितने में बनी? और अगर आप हिसाब नहीं दे पाएंगे तो उसको सब फूकेगा और ईश्वर ना करके आपको कूटेगा। अगर आपकी बातें सही माने में, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, आपकी बातें कर रहा हूं, जो आप बड़ा बढ़िया से पगड़ी बांध के समझा रहे थे, सिखों के पगड़ी में आप बांध के समझा रहे थे कि भाई नेपाल की घटना से देश में भी प्रतिक्रिया होने लगी है और हो जाएगी तो संभलना चाहिए। तो मैं सबसे पहले आप ही को संभलवा रहा हूं, ये तेजस्वी और अखिलेश को, क्योंकि नेपाल में सत्ताधारी प्रधानमंत्री को नहीं भागना पड़ा, पूर्व प्रधानमंत्री को भी भागना पड़ा, पूर्व विदेश मंत्री को भी भागना पड़ा और कई राजनीतिक को पीटा गया। आपको एक बात जान ले कि इस पूरे नेपाल के आगजनी में किसी आम आदमी को कोई नुकसान नहीं हुआ, किसी आम आदमी के घर, संपत्ति, बिजनेस को किसी तरह की कोई नुकसान नहीं हुआ। मेरे 2-3 लोग जानने वाले हैं, कई बार टीवी चैनल पर बात करते हुए या मैं भोजपुरी समाज के कार्यक्रम में आता जाता हूं। हमारे भोजपुरी के कई लोग नेपाल में हैं, नेपाल के बहुत सारे भाग में भोजपुरी बोली जाती है। हमारे एक मित्र है, उनका बहुत बड़ा होटल है, और जब होटल फूंक दिएगा तो उनको मैंने फोन किया तो उन्होंने बताया कि अभी बात तो करना ठीक नहीं है, हम सुरक्षित हैं। मैं बात समझ गया। फिर हमारे पत्रकार मित्र हैं, उसको मैंने फोन किया तो बोले कि आपका दोस्त ही कवर करना आया, उसको पूछ लीजिए। तो मैंने उससे पूछा तो बोला, परमार भाई नेपाल में अभी मैं जहां जहां तक घूमा, बगल में ये सरकारी अफसर का घर, उसको फूंका गया, उसके बगल में एक मेहनत का आदमी अपना घर बनाया, उसमें आंच में नहीं आने दिया आंदोलनकारियों ने। मतलब चुन चुन करके घरों को फूका गया जो भ्रष्टाचार के आमदनी से घर बनाए थे। तो मैं क्या दुआ करूं कि नेपाल वाली त्रासदी एक बार भारत में भी हो जाए। अगर अखिलेश यादव चाहते हैं तो, अगर तेजस्वी प्रताप चाहते हैं तो, कि इसी तरह से भारत में भी चुन चुन करके भ्रष्टाचार के आमदनी से जुटाए हुए धनों को दंगाई फूंक दें। यह बात अखिलेश जी बताएंगे, तेजस्वी बताएंगे। तो एक शेर है कि लगेगी आग तो आएंगे कई मकान जल में। यहां सिर्फ भाजपा और मोदी का मकान थोड़े हैं, और भाजपा और मोदी में तुलना करने में आपको कई जन्म लग जाएगा, क्योंकि अभी भी देश के किसी भूभाग में मोदी का आलिशान मकान नहीं है जितना अखिलेश यादव का विक्रमादित्य मार्ग पर मकान है। विक्रमादित्य मार्ग मैं समझता हूं कि आधा अखिलेश यादव के पास है। 2 नंबर से शुरू होता है, चीफ सेक्रेटरी का आवास उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी रहते हैं उसमें। उसके बाद 3 नंबर 4 नंबर से शुरू हो जाने पर ही अखिलेश का परिवार चलता है। शिवपाल यादव, मुलायम सिंह यादव, ये सब लोगों का मकान आजू बाजू आमने सामने है।
अभी मोदी का इतना दिन तक मुख्यमंत्री रहे, गुजरात के गांधीनगर में, अहमदाबाद में कोई इतना बड़ा मकान नहीं है। वो कुछ पेंशन और तनख्वाह उनकी जो बची थी, जब आए तो उन्होंने विधवाओं के नाम दान कर दिया। दिल्ली में अभी तीसरा कार्यकाल चल रहा है, अभी कोई मकान खरीदे ऐसी ना तो उन्होंने एफिडेविट में दिया है और ना ही कोई ऐसी अपुष्ट जानकारी दी है। तो मोदी से मुकाबला करने में मुंह काला हो जाएगा, क्योंकि आपकी हैसियत नहीं है ईमानदारी में मोदी का मुकाबला करने का। राजनीतिक परंपरा करिए, हम कह रहे हैं, नीतियों की आलोचना करिए, हम कह रहे हैं, मोदी से बढ़िया काम करिए, हम कह रहे हैं, और अगर मोदी से कुछ बढ़िया करने की क्षमता हो तो मोदी को पदस्थ कीजिए और खुद आइए, लेकिन पड़ोस के आग में अपना चूल्हा ना जलाइए, क्योंकि अगर आदमी अपने से तिल्ली नहीं जलाता तो दूसरे के आग से हाथ जल जाता है, क्योंकि पकड़ने में असुविधा होती है ना। तिल्ली जलाता है तो लकड़ी हाथ में रहती है, बारूद सामने होता है, लेकिन अगर दूसरा जला के देगा मतलब बारूद आपके तरफ होगा, जलती हुई भाग आपके तरफ होगी और सूखा हुआ लकड़ी उसके तरफ होगा। ध्यान इस बात का रखिएगा। मैं फिर भी कह रहा हूं कि अखिलेश और तेजस्वी बेशक यह कल्पना करें, अखिलेश और तेजस्वी की प्राण और धन की रक्षा के उद्देश्य से मैं चाहूंगा कि भारत में यह ना हो। भारत एक महान स्वतंत्र देश है और यहाँ के लोग आजादी से आंदोलन करते हैं। सालों दिल्ली की दिल को बंद कर दिया था, लेकिन कोई भी हमारा किसान भाई किसी आम जनों के घर में आग नहीं लगाया था। वो आंदोलन गलत था, सही था, ये मेरा काम नहीं है। मैं हमेशा से, मैं चैनलों पर बोलता हूँ या अपने चैनल पर बोलता हूँ, मैं कहता हूँ कि लोकतंत्र में कुछ भी मांग करना गलत नहीं है। कुछ भी आप चांद तारा मांगिए, सरकार के बस में होगी देगी, नहीं बस में होगी नहीं देगी, समझौता करेगी, वार्ता करेगी, चर्चा करेगी, वो उसका काम है। लेकिन हमारे भाइयों ने किसी का घर नहीं फूका। अभी हमारे यहाँ संस्कार विहीन आंदोलन नहीं है और न ही संस्कार विहीन नेतृत्व है। संयम से आंदोलन होता है, वो चाहे 77 में संपूर्ण क्रांति का आंदोलन लोकनाथ जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में हो या रामलीला मैदान में अन्ना हजारे ने किया हो। हमेशा से सत्ता परिवर्तन हुआ है शांति के पथ से, उसको शांति में ही रहने दीजिए। नहीं तो अगर आपका बात मान करके नेपाल वाली भी दोहरा दी गई तो फिर तेरा क्या होगा, विचार जरूर करिएगा। फिर भी मैं चाहूंगा कि हमारी सोच गलत साबित हो, अखिलेश और तेजस्वी की मनोकामना पूरी ना हो और भारत में इस तरह की क्रांति ना हो, क्योंकि यह एक महानतम लोकतांत्रिक देश है जो किसी दूसरे देश के इशारे पर, बहकावे पर नहीं चलता है। अरे हमने अमेरिका की नहीं चलने दी महाराज, तो और किसी की क्या हैसियत है। हमारे पास एक ऐसा नेतृत्व है जो अमेरिका का राष्ट्रपति का फोन नहीं उठाता और वो चिल्लाता रहता फोन उठाओ फोन उठाओ। तो अभी आप एक मजबूत नेतृत्वकर्ता के नेतृत्व में चल रहे हैं। खुश रहिए, आबाद रहिए, पशुपतिनाथ का आशीर्वाद आपके साथ है। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय।